तो चलिए आज मराठी साहित्य के एक ऐसे मजेदार अध्याय की दुनिया में उतरते हैं जो हंसाते हंसाते बहुत कुछ सिखा जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 10वीं कक्षा की किताब का चैप्टर है उपास, जिसे लिखा है हास्य सम्राट पूल देशपांडे जी ने। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इस कहानी की एक एक परत को खोलना, इसके पीछे छिपे व्यंग्य को समझना और हाँ, खास तौर पर महाराष्ट्र बोर्ड 2025 की परीक्षा के लिए इसे इस तरह तैयार करना कि कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। बिल्कुल। और पूले देशपांडे का लेखन मतलब वो जादू जैसा है। वो रोजमर्रा की जिंदगी से किरदार और किस्से उठाते हैं और उन्हें अपनी कलम से यादगार बना देते हैं। सही बात है। उपास यानी उपवास ऊपर से तो सिर्फ वजन घटाने की एक मजेदार कहानी लगती है, लेकिन असल में ये हमारे संकल्पों, सामाजिक दबाव और खुद से हमारी लड़ाई पर एक बहुत गहरी और मजेदार टिप्पणी है। वाह! तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि लेखक के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के हीरो हैं पंत। ये वजन घटाने का फैसला क्यों और कैसे लेते हैं? मतलब ये उपास का कीड़ा उन्हें काटता कहाँ से है? हाँ, यहीं से तो कहानी का मजा शुरू होता है। पंत को अचानक ज्ञान होता है कि उनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। लेकिन ये कोई निजी ज्ञान नहीं रहता। वो इस फैसले को अपने तक नहीं रखते, बल्कि अपनी चौल के 40 लोगों को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं कि मैं कल से डाइटिंग पर हूँ। क्या बात है! मतलब एक निजी संकल्प को राष्ट्रीय उत्सव बना दिया। बिल्कुल। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगता है पूला देशपांडे यहीं पर पहली चुटकी लेते हैं। हम इंसानों को अपने संकल्पों के लिए दूसरों की गवाही की कितनी जरूरत पड़ती है ना? सही। जैसे जब तक 4 लोग ना बोलें, हमारा मोटिवेशन ही नहीं आता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो सामाजिक मनोविज्ञान है जिसे लेखक ने हास्य में लपेटा है। हाँ। और जैसे ही यह ऐलान होता है, चौल का हर सदस्य डाइट एक्सपर्ट बन जाता है। सलाहों की ऐसी बाढ़ आती है कि पंत बेचारे उसी में बह जाते हैं। ओहो। सबसे पहली सलाह आती है सोकाजी त्रिलोके करु की, जो कहते हैं पंत बटाटा सोड। बटाटा सोड मतलब आलू छोड़ दो। हाँ, एकदम सीधा सपाट आदेश। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, जिसे सारी समस्याओं की जड़ वो बेचारा आलू ही हो, पर मुझे यकीन है कि बात यहीं खत्म नहीं हुई होगी। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हाँ। इसके बाद आते हैं काशीनाथ नाड़कणी। वो कहते हैं सिर्फ आलू से क्या होगा, असली दुश्मन तो कुछ और है। अच्छा। और फिर वो अपनी लिस्ट सुनाते हैं, दाल, भात, साखर, सोडा। मतलब दाल, चावल, चीनी सब छोड़ दो। सब कुछ ही छोड़ दो? हाँ, कोई कहता है तेल छोड़ो, कोई कहता है मीठा छोड़ो। मजे की बात तो ये है कि कुछ सलाहें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। जैसे? एक जन कहता है कि चावल मत खाओ, तो दूसरा कहता है कि अरे सिर्फ चावल खाओ, वजन कम हो जाएगा। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। एक नुस्खा बताओ, 10 नए मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो इन विरोधाभासी सलाहों के चक्रव्यूह में फंसकर पंत का डाइट प्लान आखिर बनता क्या है? उनकी थाली की शक्ल कैसी हो जाती है? उनकी थाली एक प्रयोगशाला बन जाती है। कहानी में बड़े मजेदार शब्द इस्तेमाल हुए हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थ यानी प्रोटीन से भरी चीजें, और चर्बी युक्त द्रव्य यानी फैट वाली चीजें। ओके। पंत इन सबका हिसाब किताब रखने लगते हैं। उनकी थाली से चावल गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेती हैं उबली हुई बेस्वाद सब्जियां। ये वो दौर है जब खाना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक सजा की तरह खाया जाता है। और चाय का क्या? एक आम मराठी माणसासाठी चाहत और जीव की प्राण असतो, बिना चीनी की चाय पीने का संघर्ष कैसा रहा उनका? लेखक ने उस दर्द को जिस तरह लिखा है वो कमाल है। पंत कहते हैं, सुरुवातीला बिन साखरेचा चहा कडू लागत नसे, पण आता लागतो। मतलब? इसका मतलब है कि शुरू में बिना चीनी की चाय उतनी कड़वी नहीं लगती थी, लेकिन अब लगने लगी है। फिर वो एक और गहरी बात कहते हैं,
बिन साखरेचा चाह कडू लागत नाही मग काय लागतो। मतलब अगर बिना चीनी की चाय कड़वी नहीं लगती तो क्या लगती है? हाँ, इस एक लाइन में उनकी पूरी हताशा, पूरी बेचारगी छिपी है। वो उस बेस्वादपन के इतने आदी हो गए हैं कि अब उन्हें कड़वाहट का भी एहसास नहीं होता। वाह, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो पूरे संघर्ष का सार है। और ये संघर्ष सिर्फ चाय तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उबली सब्जियों का सामना करना, वो भी तब जब आपके आसपास के लोग चटकारे लेकर खा रहे हो, उसकी कल्पना ही मुश्किल है। बिल्कुल, और लेखक ने इसी मुश्किल को एक प्रसंग के जरिए दिखाया है। पंत एक पार्टी में जाते हैं। ओहो, पार्टी में? हाँ, सोचिए चारों तरफ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू है, लोग पूरियां और श्रीखंड खा रहे हैं, और हमारे नायक पंत अपनी प्लेट में उबली हुई सब्जियां लेकर एक कोने में बैठे हैं। बेचारे पंत, ये दृश्य एक ही समय में हंसाता भी है और पंत के लिए सहानुभूति भी पैदा करता है। ये दिखाता है कि डाइटिंग सिर्फ खाने पर कंट्रोल नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक संन्यास भी है। और इस संन्यास का असर उनके स्वभाव पर भी तो पड़ा होगा। भूखा आदमी तो वैसे भी चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ पुलत देशपांडे सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कैसे एक शारीरिक संकल्प जब जुनून बन जाता है तो हमारी इंसानियत ही छीन लेता है। पंत का चिड़चिड़ापन सिर्फ भूख का नतीजा नहीं, बल्कि अपनी खुशियों से, अपने स्वभाव से दूर जाने का नतीजा है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक टिप्पणी है। तो ऑफिस में भी लोग मजाक उड़ाते होंगे? हाँ, बिल्कुल। उनकी प्लेट में सिर्फ एक नींबू देखकर ताने कसते हैं। मतलब घर पर बेस्वाद खाना और बाहर लोगों का मजाक, उनकी हालत तो सच में खराब हो गई होगी। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी उपवास करने लगता है। उन्हें खाने के सपने आने लगते हैं। सपने भी खाने के? हाँ, वो नींद में बड़बड़ाते हैं बटाटा वड़ा, इडली सांभर। उनका जो अवचेतन मन है वो उन चीजों के लिए तरस रहा था जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये दिखाता है कि आप शरीर को तो काबू में कर सकते हैं, लेकिन मन की इच्छाओं का क्या? बिल्कुल, यही बात। मैं तो उसी पल का इंतजार कर रहा हूं जब ये संकल्प टूटेगा। मुझे याद है कहानी में वो भज्यांची परत वाला सीन आता है। हाँ हाँ, वो तो किसी भी योगी का तब भंग कर दे। हाँ हाँ, वो कहानी का क्लाइमैक्स है। एक दिन ऑफिस में किसी के घर से गर्मा गर्म भजियों यानी पकौड़ों का प्लेट आता है। हाँ, तेल में छनकर आए हुए, बेसन में लिपटे हुए वो पकौड़े, उनकी खुशबू और उनका दृश्य पंत के महीनों के बनाए हुए संकल्प के बांध को एक झटके में तोड़ देता है। और वो टूट पड़ते हैं। हाँ, वो खुद को रोक नहीं पाते और टूट पड़ते हैं। ये पल सिर्फ एक कमजोर क्षण नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन का आनंद त्याग और तपस्या से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और इस हार के बाद क्या होता है? क्या पंत फिर से कोशिश करते हैं या पूरी तरह हार मान लेते हैं? यहीं पर कहानी एक दार्शनिक मोड़ लेती है। पंत सिर्फ अपना उपवास नहीं तोड़ते, वो उस पूरे विचार को ही त्याग देते हैं। अच्छा। वो फिर से अपनी चौल के उन्हीं लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनके सामने संकल्प लिया था और एक अंतिम भाषण देते हैं। वाह, अंतिम भाषण। उसमें वो क्या कहते हैं? वो एक ऐतिहासिक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं, उपास हे असली शब्द माझ्या घरात उच्चारायचे नाहीत। इसका मतलब उपवास जैसे शब्द आज के बाद मेरे घर में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल। वो वजन की चिंता को छोड़कर जीवन के छोटे छोटे सुखों को यानी खाने के आनंद को फिर से अपनाने का फैसला करते हैं। तो उन्हें एहसास हो जाता है। हाँ, उन्हें एहसास होता है कि वजन घटाने की सनक में उन्होंने अपनी मानसिक शांति और अपनी खुशी खो दी थी। एक तरह से ये मजेदार है, लेकिन क्या हम इसे एक तरह की हार नहीं मान सकते? मतलब उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा संकल्प लिया था और उसे छोड़ देना, क्या लेखक यहाँ आलस को सही ठहरा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही स्वमत यानी पर्सनल ओपिनियन वाले सवालों का आधार बनता है। देखिए, लेखक आलस को सही नहीं ठहरा रहे हैं, वो अति यानी एक्सट्रीमिज्म पर व्यंग्य कर रहे हैं, चाहे वो जरूरत से ज्यादा खाना हो या जरूरत से ज्यादा डाइटिंग। अच्छा, मतलब तरीका गलत था। हाँ, पंत का तरीका गलत था। उन्होंने संतुलित रास्ता अपनाने के बजाय एक चरम रास्ता चुना जो किसी के लिए भी टिकाऊ नहीं है। तो उनका उपवास छोड़ना हार नहीं है? नहीं, उनका अंत में उपवास छोड़ना हार नहीं, बल्कि इस बात की जीत है कि मानसिक शांति शारीरिक मापदंडों से ज्यादा जरूरी है। वाह, कहानी को देखने का ये नजरिया तो बिल्कुल नया है। तो चलिए अब अपने एग्जाम हैट पहन लेते हैं। हाँ, जरूर। अगर इस पूरी चर्चा को परीक्षा में अच्छे नंबरों में बदलना हो तो किन बातों पर खास ध्यान देना होगा? शुरुआत करते हैं हास्य से। अगर सवाल आए कि पाठ में हास्य उत्पन्न करने वाले प्रसंगों का वर्णन करें, तो क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल,
इस सवाल के लिए आपको सिर्फ घटनाएं नहीं बतानी, बल्कि ये भी बताना है कि वो मजेदार क्यों है। ठीक है। पंत का सार्वजनिक संकल्प लेना। यहाँ हास्य इस बात में है कि एक निजी काम को शो ऑफ बनाया जा रहा है। हाँ। लोगों की विरोधाभासी सलाहें, बटाटा सोड से लेकर भात खा तक, यहाँ हास्य अति सलाह और कंफ्यूजन से पैदा होता है। और तीसरा, पंत की दयनीय स्थिति, जैसे पार्टी में उबली सब्जियां खाना या नींद में खाने के नाम बड़बड़ाना। यहाँ हास्य सहानुभूति से मिलकर आता है। हम उन पर हंसते भी हैं और उनके लिए बुरा भी महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी सवाल पर, पंत का पात्र चित्रण या कैरेक्टर स्केच। उनकी क्या खासियतें हैं? मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि वो हम सब की तरह हैं। हाँ, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, पर एक समोसा देखकर ईमान डोल जाता है। बिल्कुल, और लेखक ने इसी को पकड़ा है। पहली खासियत है संकल्प प्रिय लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति। वो जोश में फैसले तो लेते हैं पर उन्हें निभा नहीं पाते। सही। दूसरी खासियत मध्यम वर्गीय प्रतिनिधि। उनकी समस्याएं, उनका रहन सहन, उनकी चौल का माहौल, सब कुछ एक आम आदमी का है जिससे पाठक तुरंत जुड़ जाता है। हाँ, ये तो है। तीसरी और सबसे अहम खासियत भोजन प्रेमी, मतलब फूडी। खाने के प्रति उनका जो प्रेम है वो ही उनकी डाइटिंग की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है और कहानी के हास्य का मुख्य स्रोत भी। और आखिर में वो स्वाभाविक और रिलेटेबल है। उनका किरदार बनावटी नहीं लगता, इसलिए वो इतने यादगार बन जाते हैं। ठीक है, हास्य और पात्र चित्रण हो गया। अब उस सवाल पर आते हैं जिसमें अपनी राय लिखनी होती है, यानी स्वमत। जैसे ये सवाल कि क्या वजन कम करने के लिए सिर्फ उपवास करना सही है? हाँ, ये बहुत आता है। या उपवास कहानी के संदेश से आप कहां तक सहमत हैं? आपको ये तर्क देना है कि सिर्फ उपवास या भूखे रहना एक अवैज्ञानिक और अस्थायी उपाय है। इसकी जगह संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर जोर देना चाहिए। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। हाँ, दूसरा पॉइंट। आप कहानी का संदेश लिखें। संदेश ये है कि किसी भी चीज की अति बुरी है, जीवन में संतुलन जरूरी है। और तीसरा पॉइंट। तीसरा और सबसे मजबूत पॉइंट, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और खुशी भी उतनी ही जरूरी है। पंत का आखिरी फैसला इसी बात को उजागर करता है। आप लिख सकते हैं कि सच्ची फिटनेस वो है जहां तन और मन दोनों स्वस्थ हों। वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आखिर में वो सीधे साधे सवाल, आकलन कृति, जैसे तालिका पूरी करें या कारण लिखें, इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? इनके लिए सिर्फ एक ही रणनीति है, कहानी को ध्यान से पढ़ना। आपको ये याद रखना होगा कि बटाटा सोड की सलाह किसने दी? सुकाजी त्रिलोकेकर। बिल्कुल। और दाल भात सोड की सलाह किसने दी? नायक मौसी ने, काशीनाथ नाड़कर्णी। सही। या अगर पूछा जाए कि पंत का स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों हो गया था, तो सीधा जवाब है डाइटिंग और भूख की वजह से। इन सवालों में पूरे नंबर मिलते हैं, बस आपको कहानी के तथ्य और संवाद याद होने चाहिए। तो कुल मिलाकर उपास सिर्फ पेट पकड़कर हंसने वाली कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत, हमारे संकल्पों के दिखावी और खुशी की असली परिभाषा पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। एकदम सही। परीक्षा के लिए कहानी के मजेदार हिस्सों को याद रखने के साथ साथ पंत के किरदार की परतों को और लेखक के गहरे संदेश को समझना सबसे जरूरी है। हाँ, और मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। पुला देशपांडे ने ये कहानी उस जमाने में लिखी थी जब सोशल मीडिया और फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं थे। सही बात है। जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां हर कोई परफेक्ट बॉडी और आइडियल वजन का दबाव महसूस कर रहा है, ये कहानी कितनी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। बहुत ज्यादा। शायद हम सबके अंदर एक पंथ छिपा है जो इस बाहरी दबाव और अंदरूनी खुशी के बीच झूल रहा है। और ऐसे में पंत का ये फैसला कि चिंता छोड़ो और जीवन का आनंद लो, शायद पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचेगा जरूर।